हेलो दोस्तों, अगर आपको कोई इंसान नोट देके जाता है, कोई भी इंडियन करेंसी का कोई नोट देके जाता है और आपको ये पता लगाना है कि ये नोट इंडियन गवर्नमेंट का ही है या फिर नहीं, तो ये तीन चीज़ आपको देखनी होगी उस नोट में। और इन तीन चीज़ों में से अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो वो नोट एक कागज़ के टुकड़े के समान है। और दोस्तों, जिनमें से पहली चीज़ है कि हर इंडियन गवर्नमेंट के नोट पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं और हर इंडियन गवर्नमेंट के नोट पे एक वचन होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देता हूँ। मतलब अगर 20 रुपये का नोट है तो मैं धारक को 20 रुपये देता हूँ, 10 रुपये का नोट है तो मैं धारक को 10 रुपये देता हूँ। और तीसरी चीज़ है वो होती है गांधी जी की एक तो फोटो होती है जो दिखती है नॉर्मली, और एक फोटो होती है जो कि रोशनी में ले जाने के बाद दिखेगी। और इन तीन चीज़ों में से अगर कोई भी एक चीज़ गायब है इन उस नोट में तो समझ जाओ कि वो नोट ऑनलाइन कागज़ का टुकड़ा है, वो इंडियन करेंसी में चलने वाला नहीं है। दोस्तों, 1934 के सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही इंडियन करेंसी इशू करवाने की पावर दी गई है। सो दोस्तों, इंडियन करेंसी को इशू करवाने की और इंडियन करेंसी को प्रिंट करने की पावर जो है वो आरबीआई के पास है। तो आरबीआई अनलिमिटेड पैसे छाप कर देश में गरीबी को क्यों नहीं मिटा देती? और दोस्तों, आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी नहीं छापती, ऐसा क्यों? इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे और ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। दोस्तों, बेसिकली आरबीआई आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हिस्सा है और साथ ही साथ इंडिया का सेंट्रल बैंक भी है। और आईएमएफ से इंडिया के साथ साथ 190 कंट्रीज और जुड़ी हुई है। बेसिकली आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल कॉर्पोरेशन मेंटेन करती है। मतलब इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है कंट्रीज के बीच में उनको मेंटेन करती है। वैसे तो खैर आरबीआई की स्थापना 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी फाइनेंस द्वारा की गई थी और इसी आरबीआई बैंक जो कि प्राइवेट बैंक था उसको 1949 में सेंट्रलाइज करके इंडिया का सेंट्रल बैंक बना दिया। और दोस्तों, आरबीआई का मेन फंक्शन है इंडिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश करना। तो दोस्तों, ये तो हुआ आरबीआई के बारे में। अब बात करते हैं कि मनी की वैल्यू डिसाइड कैसे होती है। मान लो आप कोई गांव है और वहाँ पे आप अकेले नींबू बेचते हो, बाकी कोई नींबू नहीं बेचता। उस गांव में 500 लोग आपके डेली कस्टमर है और आप हर दिन 500 नींबू ही लाते हो। तो उस एक नींबू की वैल्यू आपने रखी करीबन 5 रुपये एक नींबू की वैल्यू। तो 500 कस्टमर और 500 नींबू, मतलब डिमांड एंड सप्लाई बराबर है, तो आपने 5 रुपये एक नींबू की वैल्यू रख दी। सडनली एक दिन 1000 कस्टमर आपके यहाँ पे नींबू खरीदना आते हैं, बट आपके पास नींबू उस समय भी 500 ही अवेलेबल है। मतलब उस समय डिमांड बढ़ गई बट सप्लाई कम है। तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? ऑब्वियसली आप इंक्रीज करोगे रेट को। तो आप उस समय रेट 5 रुपये की जगह 10 रुपये कर दोगे और आप रेट तब तक इंक्रीज करते जाओगे जब तक कि डिमांड सप्लाई के बराबर ना हो जाए। और ऐसे ही पूरी दुनिया में चलता है। जो भी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू करेंसी से ही डिसाइड होगी, जो कि बेस करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। दोस्तों, अगर मान लो कोई मोबाइल कंपनी है और उसने 2 लाख रुपए की 1000 मोबाइल के मॉडल्स लॉन्च किए मार्केट में। जिनके पास 2 लाख रुपए है वो तो उस मोबाइल को खरीद लेंगे, बट जिनके पास मतलब 2 लाख रुपए नहीं है तो वो 10-15 हज़ार के मोबाइल से काम चलाएंगे। और एक दिन आप सडनली एक न्यूज़ सुनते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड करेंसी छाप कर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो उस कंडीशन में ये होगा कि उस 2 लाख के मोबाइल को खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। मतलब 1000 मॉडल बनाए थे कंपनी ने 2 लाख के मोबाइल के, तो उसको खरीदने के लिए करीबन 1 से 2 लाख लोग आएंगे। बट कंपनी के पास मॉडल तो ओनली 1000 मॉडल बनाए थे कंपनी ने। तो उस कंडीशन में कंपनी उस फ़ोन की जो रेट है वो बढ़ाती जाएगी और तब तक बढ़ाएगी जब तक कि सप्लाई के बराबर डिमांड ना हो जाए। तो इसका ये मतलब निकलता है कि ज़्यादा करेंसी छापने से गरीबी मिटेगी नहीं, बल्कि गरीबी बढ़ जाएगी और देश में जो महंगाई है वो आसमान छू लेगी। दोस्तों, ऐसा ही जिम्बाब्वे नाम के कंट्री के साथ हुआ था। उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने अनलिमिटेड पैसे छाप कर लोगों के अकाउंट में सेंड कर दिए, क्योंकि उनका पीछे का प्लान था कि उनके जो देश में गरीबी थी उसको मिटाना था। बट इनका जो ये प्लान था वो उल्टा साबित हो गया, उनके ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि उस समय जिम्बाब्वे की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई कि लोग ट्रैक्टर की ट्रॉली भर भर के पैसे ले जाने लगे ओनली एक 5-10 रुपये की चॉकलेट खरीदने के लिए। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा पैसे छापने से नहीं सुधरेगी। इकोनॉमी तभी सुधरेगी जब वहाँ पे रिसोर्सेज बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा, क्योंकि प्रोडक्शन होने से ही देश की इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल हो पाएगी, ना कि ज़्यादा पैसे छापने से। जैसे कि आपने जिम्बाब्वे का केस देख, अगर सरकार अनलिमिटेड पैसे छापेगी तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी तो लोगों के जो पास सेव की गई मनी है वो खाली होती जाएगी और इससे ये होगा कि लोग सड़क पे आ जाएंगे, लोग बहुत गरीब हो जाएंगे। मीन्स जो ओवरऑल रिजल्ट है वो हर कोई इकोनॉमी, मनी, गवर्नमेंट की जो करेंसी है वो सब एक ही चीज पे आके रुक जाती है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई से ही उस कंट्री की इकोनॉमी सुधरेगी और मनी की वैल्यू डिसाइड होगी।
पर दोस्तों अब बात आती है कि इंडियन करेंसी पे ओनली इंडियंस को ही भरोसा है, और यूएस वाले, यूके वाले, रूस वाले ये लोग इंडियन करेंसी पे भरोसा क्यों करेंगे। तो दोस्तों अब बात आती है कि इंडियन करेंसी ओनली इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, बट इंटरनेशनली ट्रेड, इंडिया के बाहर हम लोग कंट्री से कंट्री में ट्रेड कैसे करेंगे। आज से काफ़ी सालों पहले लोग गुड्स के बदले गुड्स देते थे, मतलब आप कोई चीज़ दोगे तो सामने आपको उसके बदले करेंसी वगैरह नहीं, बल्कि आपको उसके बदले कोई ना कोई चीज़ देगा। मतलब आप टमाटर दोगे तो सामने आपको आलू देगा उसके बदले। और फिर ये जो तरीका था गुड्स के बदले गुड्स, वो डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो उसके बाद लोगों ने हर चीज़ की जो वैल्यू है वो गोल्ड से डिसाइड करनी शुरू कर दी। बट ये तरीका भी डिफिकल्ट था, क्योंकि गोल्ड को हर जगह साथ में लेकर घूमना एक मतलब सावधानी वाली बात नहीं। तो दोस्तों गोल्ड को भी साथ में ले जाना डिफिकल्ट था। तो इन सब के बाद कहीं जाके करेंसी की वैल्यू आई, मतलब आप कोई गुड्स दोगे तो सामने आपको उसके बदले कोई करेंसी देगा, कोई नोट देगा। पर दोस्तों अब बात आती है कि इंडियन करेंसी पे ओनली इंडियंस को ही भरोसा है, और यूएस वाले, यूके वाले, रूस वाले ये लोग इंडियन करेंसी पे भरोसा क्यों करेंगे। तो दोस्तों अब बात आती है कि इंडियन करेंसी ओनली इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, बट इंटरनेशनली ट्रेड, इंडिया के बाहर हम लोग कंट्री से कंट्री में ट्रेड कैसे करेंगे। दोस्तों पहले हर कंट्री के पास गोल्ड एंड सिल्वर था, कंट्रीज गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करती थी, बट बाद में गोल्ड को ही करेंसी के साथ अटैच करके गोल्ड को करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आज अगर इंडिया में कोई 1 किलोग्राम गोल्ड की वैल्यू अगर 80 रुपये है, और यूएसए में 1 किलो गोल्ड की वैल्यू $4 है, $4, तो मतलब 80 रुपये इजिकल्स टू $4, मतलब $1 इजिकल्स टू $20 रुपये। और दोस्तों हर कंट्री उतनी ही करेंसी छापेगी जितना कि उसके पास गोल्ड है। मतलब गोल्ड से अगर ज़्यादा पैसा छापेगी तो वो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बर्बाद हो जाएगी। मतलब बेसिकली आप गोल्ड लेके आओ और पैसे लेके जाओ, आप पैसे लेके आओ और गोल्ड लेके जाओ, मतलब गोल्ड को पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट किया गया। और ऐसी ही कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और इन सबको संभालता IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो इन सबको हैंडल जो है इंटरनेशनल ट्रेड वो IMF हैंडल करता है। तो दोस्तों इन सब के कारण ही कोई भी गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसे नहीं छापती। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे और ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग एंड फैक्चुअल वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।